Like, वेलकम comment, टू and स्टडी विद मी subscribe to my चैनल। आज channel. से हम स्टार्ट करने वाले हैं मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग। सेकेंड पार्ट होगा व्हाट ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कैन अकर फॉर अ नर्स हेल्थ। और सी पार्ट होगा एक्सप्लेन नर्स रोल इन मेंटेनिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ होता है अकॉर्डिंग टू WHO ये एक ब्रांच होती है पब्लिक हेल्थ कंसर्न की विद द आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ हेल्थ रिस्क इन द वर्क प्लेस। ये एक ब्रांच है जो कि हेल्थ कंसर्न करती है, जो कि आइडेंटिफाई करती है और कंट्रोल करती है हेल्थ रिस्क इन द वर्क प्लेस। इसका मेन एम क्या होता है। इट एम टू प्रमोट एंड मेंटेन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्क इन ऑल ऑक्यूपेशन। इसका मेन एम होता है मेंटेन करना और प्रमोट करना हेल्थ को इन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग में। अब था उसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग इन्वॉल्व करती है प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ वर्कर इन द वर्क प्लेस, फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग वर्क रिलेटेड इंजरीज एंड इलनेस। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग होती है वो इन्वॉल्व करती है प्रमोट करना और मेंटेन करना हेल्थ और वेलबींग ऑफ वर्कर। जो वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसकी हेल्थ और इलनेस को, जो वर्कर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके हेल्थ को मेंटेन करना और प्रमोट करना, इंजरी से बचाना, हेल्थ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग का ये रोल होता है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग क्या होगा। तो फर्स्ट होगा टू प्रमोट प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हैज़ार्ड। जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो सेफ़ जगह है कि नहीं है, और हेल्थ हैज़ार्ड वहाँ पे कोई बीमारी तो नहीं है, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना। टू प्रमोट अ सेफ़ एंड हेल्थफुल इन्वायरमेंट, उनको सेफ़ और हेल्थफुल इन्वायरमेंट प्रमोट करना। टू फैसिलिटेट एफर्ट्स ऑफ वर्कर एंड वर्कर फैमिली टू मीट देयर हेल्थ एंड वेलफेयर नीड। फैसिलिटेट करना एफर्ट्स ऑफ वर्कर और वर्कर्स के फैमिली को ताकि वो हेल्थ एंड वेलफेयर नीड्स को मीट कर सके। फोर्थ है टू प्रमोट एजुकेशन एंड रिसर्च इन द फील्ड, ताकि वो प्रमोट कर सके एजुकेशन और रिसर्च इन द फील्ड को। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब फिर आएगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम। ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम्स कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट होती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स, फिर होती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियंस, फिर होती है इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, फिर होती है सेफ्टी इंजीनियर्स, फिर होती है वर्क ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलिस्ट, फिर होती है साइकोलॉजिस्ट, फिर होती है काउंसलर, फिजियोथेरेपिस्ट होती है, फिर होती है एग्नोमिस्ट, फिर होती है हेल्थ इकोनॉमिक्स, फिर होती है कैग्निट रिसर्च एंड अदर्स। अब है इसका ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़ार्ड या फिर ऑक्यूपेशनल फैक्टर, इसके टाइप्स। एंड इंडस्ट्रियल वर्कर में बी एक्सपोज टू 5 टाइप ऑफ हैज़ार्ड डिपेंडिंग ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। जो इंडस्ट्रियल वर्कर होती है वो एक्सपोज होती है 5 टाइप ऑफ हैज़ार्ड्स की। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। फिजिकल होती है, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल। अब इसको डिटेल में समझते हैं। जो फिजिकल हैज़ार्ड होती है वो होती है फिजिकल फैक्टर आर द स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द वर्क प्लेस दैट इन्फ्लुएंस वर्कर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। जो फिजिकल फैक्टर्स है वो एक स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है वर्क प्लेस का, जो कि इन्फ्लुएंस करती है वर्कर के हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को। जो कि वेरियस फीचर्स क्या होते हैं। मेकअप फिजिकल वर्क इन्वायरमेंट इंक्लूड वर्क स्पेस कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, लाइटिंग कैसी है, नॉइज़ है कि नहीं है, वाइब्रेशन, कलर, रेडिएशन, प्रेशर एटसेट्रा। एक्सपोजर टू सन है कि नहीं है, एक्सपोजर टू ब्लड बॉर्न पैथोजेंस एटसेट्रा आर ऑल्सो द फिजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द हेल्थ ऑफ द वर्कर। फिजिकल हैज़ार्ड वही होते हैं जो कि स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है वर्क प्लेस का, जो इन्फ्लुएंस करता है जैसे कि नॉइज़ कितना है वहाँ पे, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, सन एक्सपोजर तो नहीं है, कोई ब्लड बोर्न पैथोजेंस तो नहीं है, यही होता है। केमिकल फैक्टर्स सेकंड पॉइंट। केमिकल फैक्टर्स क्या होते हैं। केमिकल एजेंट प्रेजेंट इन द वर्क इन्वायरमेंट दैट में थ्रेटन वर्कर
हेल्थ एंड सेफ्टी। जो केमिकल फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि थ्रेटन करते हैं वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी को, जैसे कि न्यूमरस केमिकल्स फाउंड होते हैं, मिलते हैं इन रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड डेली ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। इन एडिशन फार्मिंग, जैसे फार्मिंग में हम यूज़ करते हैं, जो फार्मर्स यूज़ करते हैं हर्बिसाइड्स जो कि इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उससे भी बहुत सारे हार्म होता है। अलार्मिंग रेट विद डाइवर्सिटी। तो केमिकल वो होता है जैसे कि हॉस्पिटल में कोई नर्स है, वो मेडिसिन दे रही है, रेडियोथेरेपी कर रही है, तो उस केमिकल से भी उसको इफ़ेक्ट होता है। अब थर्ड है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वर्क प्लेस में फाउंड होता है, जैसे कि इसमें होता है बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड्स, फंजाई, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स। ये सब होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर जो कि हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं, जो वर्कर होते हैं वर्क प्लेस में उनको अफेक्ट करते हैं। अदर व्हीकल्स आर कंटेमिनेटिकल फैक्टर जो कि हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, जो वर्कर काम कर रहे होते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उससे भी होते हैं। और जैसे कि इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग एंड अनसैनिटरी पर्सनल प्रैक्टिस हेल्थ सेक्टर, जैसे कि वॉशरूम अगर क्लीन नहीं है तो उससे हमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। अब फोर्थ है मैकेनिकल फैक्टर। जो मैकेनिकल हैज़ार्ड होता है वो इंडस्ट्री सेंटर, राउंड मकैनरी, प्रोट्रूडिंग and moving part and the like. About 10% of accident in industry are said to be due to mechanical cause. जो मैकेनिकल फैक्टर होता है वो सिंपल ये होता है कि जैसे मशीन्स होती हैं तो कई बार काम करते करते ध्यान नहीं होता तो मशीन में हमारे हाथ चल जाते हैं, या फिर कोई वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है मशीन की वजह से, तो उसको मैकेनिकल फैक्टर बोलते हैं। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं? Psychological factor arise from the worker failure to adapt to an environment, frustration, lack of job satisfaction, insecurity, poor human relationship, and emotional tension are some of the psychological factors which undermine the health of the worker. साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं? जैसे कि जो वर्कर है उसका फेलियर है, वो कोई काम दिया है वो काम नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से उसको फेलियर फील हो रहा है और उसको फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, जॉब सेटिस्फेक्शन, उसको सैलरी से सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, उसकी वजह से ये हैज़ार्ड पैदा होते हैं। पार्ट था व्हाट ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कैन अकर फॉर अ नर्स ऑल्सो। तो है रीज़न वाई ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कैन अकर फॉर अ नर्स। सेम वही टाइप है, वही आएगा इसमें, बस कुछ चेंज करके लिखना है। जैसे कि बायोलॉजिकल हैज़ार्ड होता है, केमिकल हैज़ार्ड होता है, फिर फिजिकल हैज़ार्ड होता है, फिर मैकेनिकल हैज़ार्ड होता है, फिर साइकोलॉजिकल या फिर सोशल हैज़ार्ड। जैसे कि बायोलॉजिकल हैज़ार्ड में क्या आएगा? फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट हैविंग इन्फेक्शन डिसीज, टीबी, हेपेटाइटिस, HIV, एल्सेक्ट्रा। जो फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट में आती है नर्स विद पेशेंट जिनको इन्फेक्शियस डिसीज है, जैसे TB हो गया, HIV हो गया, एल्सेक्ट्रा। हैंडलिंग ऑफ ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स एंड कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो नर्स हैंडलिंग करती है ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड चेंज करती है या फिर इंस्ट्रूमेंट कंटेमिनेट होते हैं उनका यूज़ करती है, उसकी वजह से भी बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स हो सकते हैं। रिस्क ऑफ नीडल स्टिक इंजरी, जो नीडल प्रिक होती है उसकी वजह से इंजरीज हो सकती है, रिस्क हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है, उसका होता है बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। अब आएगा केमिकल हैज़ार्ड। केमिकल हैज़ार्ड क्या होता है? मैंने बताया था, एक्सपोजर टू डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजिंग एजेंट, कीमोथेरेपी, ड्रग एंड लेटेक्स ग्लव्स। जो केमिकल हैज़ार्ड होता है वो होता है किसी भी मेडिसिन के डिसइंफेक्टेड या स्टरलाइजिंग एजेंट के एक्सपोजर में आने में, या फिर जो हम ग्लव्स यूज़ करते हैं, बार बार ग्लव्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जो हैंड्स है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। इम्प्रॉपर हैंडलिंग और स्पिलेज ऑफ केमिकल, जो इम्प्रॉपर अगर हम अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो जो हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होने लगेंगे इसकी वजह से, और केमिकल जो हमारे ऊपर गिर जाते हैं उसकी वजह से भी हमें रिएक्शन हो सकते हैं। अब फिज़िकल हैज़ार्ड क्या होता है? फिज़िकल मतलब बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जो नर्स लॉन्ग वर्किंग आवर करती है, काम नाइट शिफ्ट करती है और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग खड़े रहती है, और लाइटिंग और
लिफ्टिंग और मूविंग पेशेंट कॉजिंग मसल स्केलेटल स्ट्रेन। वो जो नर्स है जो लिफ्टिंग करती है, मूव करती है पेशेंट को, उसके वजह से क्या कॉज हो जाता है, जो मसल में स्ट्रेन कॉज हो जाता है। एक्सपोजर टू रेडिएशन ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एक्सरे। जब एक नर्स है जो एक्सरे के एक्सपोजर में आती है तब भी उसको फिजिकल हैज़ार्ड्स हो सकते हैं। अब है मैकेनिकल हैज़ार्ड। मैकेनिकल हैज़ार्ड क्या होते हैं, जैसे कि इंजरीज फ्रॉम हॉस्पिटल इक्विपमेंट। कोई भी इंजरी हो जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट से, जैसे कि नीडल्स हो गया, शार्प इंस्ट्रूमेंट हो गया, व्हीलचेयर हो गया, स्ट्रेचर से चोट लग गई, उसको बोलते हैं। स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स इन द हॉस्पिटल। स्लिप हो, गिर गई कोई नर्स तो उसको मैकेनिकल हैज़ार्ड बोलेंगे। अब साइकोलॉजिकल और सोशल हैज़ार्ड क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू हाई वर्कलोड। जो नर्स को स्ट्रेस हो सकता है हाई वर्कलोड से। एमरजेंसीज और डीलिंग विद डेथ एंड सफरिंग। एमरजेंसीज, जो एमरजेंसी केस आता है उसको डीलिंग करना, और डेथ और सफरिंग से डीलिंग करने को में भी मेंटली बहुत हरास हो जाते हैं। वर्क प्लेस वायलेंस, हरासमेंट और अब्यूज़ फ्रॉम पेशेंट रिलेटिव्स। वर्क प्लेस वायलेंस मतलब जहाँ काम करें वहाँ पे वायलेंस हो, जो पेशेंट है और रिलेटिव्स है वो भी उल्टा उल्टा बोल रहे हैं तो उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स हो सकता है। बर्नआउट ड्यू टू लैक ऑफ रेस्ट एंड स्पोर्ट। बर्नआउट हो सकता है, बहुत दिमाग मतलब ख़राब हो जाता है नर्स का जब वो क्योंकि लैक ऑफ रेस्ट, उसको रेस्ट नहीं मिलता और किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता काम करने में, तो वो बर्नआउट हो सकती है। अब है ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड occur for nurse because they are constantly exposed to risk in patient care, infection control, chemical handling, physical workload and mental stress। जो occupational hazard है वो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, कैसे हो सकता है, बस समरी लिखनी है इसकी। नर्स को बिकॉज दे आर, जो वो कॉन्स्टिन्यूटली एक्सपोज टू रिस्क इन पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर कर रहे हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल कर रही है, केमिकल हैंडलिंग कर रही है, फिजिकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और मेंटल स्ट्रेस है, उसकी वजह से जो नर्स है उसको हर सेल्फ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कैन अकर फॉर अ नर्स हर सेल्फ, इस वजह से होता है। अब जो सी पार्ट था एक्सप्लेन नर्स रोल इन मेंटेनिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ, उसका आंसर है द नर्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन टू मेंटेन एंड प्रमोट ऑक्यूपेशनल हेल्थ। जो नर्स है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है प्रिवेंशन करने को, अर्ली डिटेक्शन, कोई इलनेस है उसके अर्ली डिटेक्शन करना, ट्रीटमेंट करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, रिहेबिलिटेशन करना, टू मेंटेन एंड प्रमोट ऑक्यूपेशनल हेल्थ। दे आर 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजरमेंट। 5 मेजर कैटेगरी होती हैं प्रिवेंशन को कंट्रोल करने को, तो वो है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो अब हम इसको इलेबोरेट करते हैं। एलिमिनेशन द हैज़ार्ड कम्प्लीटली इज़ द आइडियल सॉल्यूशन होता है। यूजुअली देयर आर गुड reason why a process or operation has to be carried out and why it has to be done in a creative way. Elimination therefore challenge to find an alternative method of achieving the sum goals। मतलब एलिमिनेशन क्या होता है, अगर कोई डेंजर है तो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना, वही एक सॉल्यूशन होता है। यूजुअली देयर आर गुड रीज़न वाई अ प्रोसेस। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट ही कर दो उसको ताकि जो जिससे प्रिवेंशन और कंट्रोल हो सके। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इफ़ अ पर्टिकुलरली डेंजरस केमिकल और वर्क प्रोसेस कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। अगर कोई डेंजरस केमिकल या फिर वर्क प्रोसेस कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, देन इट शुड बी अप्लाइड विद अ सेफर सब्स्टिट्यूट, तो उसकी जगह कोई और प्लान सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे फॉर सेफर साइड। फॉर एग्जांपल यूजिंग लेस hazardous pesticides which are considered to be less toxic to humans। अब जो फार्मर है वो लेस hazardous pesticides यूज़ करेंगे क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए लेस टॉक्सिक हैं। when looking for safer substitute a less volatile chemical is selected of a highly
वोलेटाइल वन और सॉलिड इंस्टेड ऑफ लिक्विड। सॉलिड केमिकल यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ लिक्विड, तो क्योंकि लिक्विड यूज़ करेंगे तो वो एयर पार्टिकल्स के द्वारा हमारे शरीर में भी जा सकते हैं। थर्ड है इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होता है? एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल मीन्स changing a piece of machinery, for example using proper machine guards or a work process to reduce exposure to a hazard, working a limited number of hours in a hazardous area. And there are number of common control measures which are called engineering control. This include enclosure, isolation and ventilation. जो इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है उसका मतलब होता है चेंज ऑफ पीस इन मशीनरी। मशीन को अच्छे से देखना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसको ठीक करना, प्रॉपर मशीन गार्ड्स को यूज़ करना और वर्कलोड को कम करना। और इसका इंक्लूड 3 मेजर्स होते हैं, एनक्लोजर, आइसोलेशन एंड वेंटिलेशन। जो एनक्लोजर होता है उसमें होता है इफ़ अ hazardous substance or work process cannot be eliminated or substitute, then enclosure the hazard is the next best method to control. Many hazards can be controlled by partially or totally enclosing the work process. enclose मतलब क्लोज कर देना अगर कोई hazard हो रहा है तो। दूसरा है आइसोलेशन। आइसोलेशन कैन बी इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोल इफ अ hazard tray can be moved to a part of workplace when few people will be exposed. Worker that is isolated access to the dangerous work area should be limited to a few. आइसोलेशन करना मतलब जो मशीन में हम काम कर रहे हैं वो किसी एक्सपोजर में है, उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, तो लिमिटेड वर्कर को ही उस वर्क प्लेस में जाने देना, उसको आइसोलेशन। फॉर एग्जांपल डस्ट प्रोड्यूसिंग वर्क शुड बी isolate from other worker area to prevent other worker from being exposed. At the same time, worker in the dusty area must be protected and restricted to only a short time working. अब जैसे डस्ट प्रोड्यूसिंग वर्कलोड है तो उसको आइसोलेट करना ताकि दूसरे वर्कर को वो एक्सपोज ना हो सके, डस्ट उनके बॉडी में ना जा सके जिससे इफेक्ट हो। फिर है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन इन वर्क प्लेस कैन बी यूज फॉर 2 रीज़न। वेंटिलेशन दो उसे यूज़ कर सकते हैं वर्क प्लेस में टू प्रिवेंट द वर्क एनवायरनमेंट फ्रॉम बीइंग टू हॉट, कोल्ड, ड्राई और ह्यूमिड। अब फर्स्ट है वेंटिलेशन क्यों चाहिए होता है? ताकि जो हवा है वो आ सके, जैसे गर्मी में हवा चाहिए होती है, कोल्ड, ड्राई और ह्यूमिड तो नहीं है, उसके लिए वेंटिलेशन चाहिए, प्रॉपर एयर वेंटिलेट हो। टू प्रिवेंट कंटेमिनेट इन द एयर फॉर गेटिंग इनटू द एरिया वेयर वर्कर ब्रीथ। जैसे कि वेंटिलेशन तब भी चाहिए होता है जब कोई वर्कर है, जैसे एक एरिया में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे वही एयर हमारे सराउंडिंग में फैल रहा है, वो वेंटिलेट नहीं हो रहा है तो उससे भी हमारी बॉडी में अफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए उसको वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब जनरली देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ वेंटिलेशन, जनरल और डिल्यूशन वेंटिलेशन। अब है ये पढ़ लेना आप। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम वर्कर स्पेंड टू हैज़ार्ड जॉब लोकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैन बी यूज टुगेदर विद अदर मेथड ऑफ कंट्रोल टू रिड्यूस एक्सपोजर टू ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल क्या होता है? ये एक लिमिट होता है जो वर्कर का टाइम अमाउंट लिमिट करते हैं ताकि जो हैज़ार्ड जॉब लोकेशन में काम कर रहे थे वर्कर उनको कोई इलनेस ना हो या इंजरी ना हो, इसको वो करते हैं। अब है जैसे कि प्रोविज़न ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। प्रोविज़न ऑफ हेल्थ करना, वर्कर के हेल्थ, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आर एसोसिएटेड विद द वर्किंग एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। Therefore, an industrial plant should satisfy the following condition and facility: provision of safe, पोर्टेबल एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। जो वर्कर को सेफ, पोर्टेबल और एक्वेट वाटर सप्लाई मिलना चाहिए। प्रॉपर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट होना चाहिए। प्रोविज़न ऑफ एडिक्वेट सैनिटरी फैसिलिटीज़ देना चाहिए, साफ़ सुथरा जगह देना चाहिए, वॉशरूम देना चाहिए। जनरल क्लीननेस एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्करूम्स होना चाहिए, मतलब क्लीन, वो एरिया को क्लीन करना चाहिए। ये मेंटेनिंग गुड वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए और गुड सैनिटेशन होनी चाहिए। अब वाटर सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, सैनिटेशन
फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रिफ्यूज़ डिस्पोजल होना चाहिए, वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE is the least effective method of controlling occupational hazard and should be used only when other method cannot control hazard sufficiently। ये एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, पीपी किट होता है, जो कि लीस्ट इफेक्टिव मेथड होता है कंट्रोल करने का ऑक्यूपेशनल हजार्ड जब दूसरे मेथड काम ना आए। पीपीई कैन बी अनकम्फर्टेबल, मे डिक्रीज वर्क परफॉर्मेंस एंड मे क्रिएट न्यू हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि पीपीई वो हो सकता है अनकम्फर्टेबल हो सकता है, उसमें गर्मी लग सकती है क्योंकि वो पूरे बॉडी को कवर करता है, जैसे कि सेफ्टी ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन, फेस शील्ड एंड ग्लव्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ये सब। फिर है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन सिलेक्टिव RPE वन शुड टेक इनटू अकाउंट द फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी का, जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा। कमेंट करके बताना मुझे कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।